तो आज के आपके करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2021 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है काजीरंगा के जो अंदर फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उन्हें सैटेलाइट फोन दिए जा रहे हैं। अब ये सैटेलाइट फोन क्या होते हैं और आपके नॉर्मल सेलुलर फोन्स में क्या फर्क है? देखो, हम जो फोन्स खरीद सकते हैं और जो हम फोन यूज करते हैं ये काम करते हैं सेलुलर टावर्स के ऊपर। आपका टावर होता है, टावर से सिग्नल आता है और उससे काम करता है। ये जो बहुत बड़ी इस चीज में मिथ है, मतलब जो आम आदमी को लगता है कि आप जब भी इंटरनेट यूज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप कहीं सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हो। सैटेलाइट्स कहीं नहीं यूज होती क्योंकि सैटेलाइट बहुत ही एक्सपेंसिव है। हम दुनिया में जितना भी इंटरनेट या जितनी भी कम्युनिकेशंस यूज कर रहे हैं, चाहे कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी की सारी, देखो आपके हमेशा जो नियरेस्ट टावर होगा ये आप तक सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। आपने अपना फोन यूज किया, लेट्स सपोज यहां से किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज ही किया व्हाट्सएप पे, ये यहां से मैसेज टावर पे जाएगा, टावर से जाती है वायर, ये जाती है आउटिंग स्टेशन पे, जहां पे ये सारे के सारे फाइबर केबल्स बिछी हुई हैं पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में। तो ये इंडिया के आउटिंग स्टेशन पे पहुंचेगी। लेट्स सपोज तुमने किसी को फ्रांस में मैसेज किया था, आपका कोई फ्रांस में कॉन्टैक्ट था, उसे मैसेज किया था, यहां से समुंदर, आपके सारे ओशंस के अंदर केबल्स बिछी हुई है, सारे समुंदर के अंदर नेटवर्क फैला हुआ है, केबल, स्पेशल केबल, कम्युनिकेशन केबल सारी दुनिया में बिछा के रखी है। ये केबल सारी जगह जाती हैं और ये मैसेज इनके रिसीविंग स्टेशन में पहुंचेगा, वहां से टावर पे जाएगा उनके, और उससे फोन पे आएगा। ये जो सारा प्रोसेस है ये विद इन सेकेंड्स अक्कर होता है। तो आपकी टेलीकम्युनिकेशन, जितने भी आपके टेलीफोन्स कुछ भी है, वो इस तरीके से चलते हैं। वो ऐसा नहीं है जो एक्चुअली माना जाता है कि आपके कोई फोन जो है वो सैटेलाइट से चल रहा है। हमारे फोन सैटेलाइट से नहीं चलते। हमारा इंटरनेट हो चाहे हमारा सेलुलर नेटवर्क हो, ये सब कुछ फाइबर केबल से चलता है। ये सारी दुनिया में एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है आपके ओशंस के थ्रू, लैंड के ऊपर, हर जगह। तो एक आपका छोटा सा मैसेज भी, ये ट्रांसपोर्टेशन देखो कितनी तेज होती है। फोन से मैसेज भेजा, साथ के साथ टावर पे गया, टावर से ऑप्टिकल फाइबर से इंडिया के आउटिंग स्टेशन, जैसे कि एक मुंबई में स्टेशन है, वहां से मैसेज आपने दुनिया में जिसे भी भेजा है उस तक पहुंचेगा और ये विद इन सेकेंड सारा काम हो जाता है। और वहां से कोई रिप्लाई आया, अगर लेट्स सपोज कॉल कर रहे हो, यही चीज कॉल में विद इन सेकेंड्स ट्रांसफर हो रही है। तो आपके सैटेलाइट्स का कहीं कुछ लेना देना नहीं, आपके पूरे समुंदर में ये नेटवर्क बिछा हुआ है और उसी के थ्रू, ठीक है। कभी कम्युनिकेशन नेटवर्क मैप देखना, उससे सारी दुनिया की केबल्स दिख जाएंगी कि कैसे बिछी हुई है। मतलब हमें एहसास नहीं होता एज अ नॉर्मल बीइंग के कैसे समुंदर के अंदर जाके ये केबल्स बिछाई गई होंगी और कैसे आपके ये सारी चीजें ट्रांसमिट हो रही हैं। पर उसके लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स तक निकलते हैं। अलग अलग कंपनीज अलग अलग एरिया उस पूरी केबल का मेंटेन करते हैं। जैसे हमारे और दुबई के बीच में यहाँ पे जो केबल है, मुंबई और दुबई के बीच में जो केबल्स हैं, इन्हें एयरटेल मेंटेन करता है। तो फिर एयरटेल को उस चीज के लिए, मतलब सारी दुनिया से टेलीकॉम की कंपनीज पैसे पे करती हैं फिर उसके, ठीक है। इसके बदले फिर एयरटेल को डीप डाइवर्स रखने पड़ेंगे ताकि बार बार उन केबल्स को जाके चेक किया जा सके, रिपेयर किया जा सके और उसे लगातार मेंटेन करके रखा जा सके। क्योंकि कहीं से भी केबल टूट गई, पूरा नेटवर्क टूट गया। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। इसका दूसरा देखो, ये जो कम्युनिकेशन है ये वहां पॉसिबल है जहां टावर्स लग सकते हैं, पर जहां ये टावर मिसिंग है वहां पे तो एक तरह से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं। तो आपके जितने भी लेट्स सपोज जैसे बॉर्डर एरियाज हो गए या आपका समुंदर हो गया, समुंदर के अंदर केबल तो बिछी हुई है, पर अब जो शिप ट्रैवल कर रही हैं वो नीचे से तार थोड़ी जोड़ के रखेंगे।
उनके लिए तो कोई भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ही नहीं है ना। तो वहां के लिए हमने एक अलग से कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, वो है वहां पे यूज होती हैं आपकी सैटेलाइट्स। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया सैटेलाइट्स कवर कर सकती हैं कम्युनिकेशन के लिए। बस इन्हें पब्लिक के लिए इसलिए यूज नहीं किया जाता, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो सैटेलाइट फोन के थ्रू इंटरनेट भी चल सकता है, जो आपके कोई भी शिप पे होता है ना वो इंटरनेट। पर बात क्या है, जब भी तुम महीने का 350 का पैक डलवाते हो और रोज का 2 GB यूज कर रहे हो, अगर एक्चुअली तुम्हें सैटेलाइट से 2 GB इंटरनेट रोज का आता ना, तुम्हारा पर डे 3500 रुपए लग रहे होते। 3500 भी बहुत कम है, ये रीजनेबल रेट होता। सैटेलाइट डेटा बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, इसलिए इसे बहुत ही कम यूज के लिए किया जाता है, और इसलिए सरकारों ने सिर्फ अपने यूज के लिए रखा हुआ है इसे। मेजॉरिटी अपने कामों के लिए, सिर्फ 2 टाइप के लोग इसे यूज करते हैं, या तो सरकारें यूज करती हैं या जिन्होंने गैर कानूनी काम करने हैं, और कोई भी सैटेलाइट फोन नहीं यूज करता। हमारे इसलिए सारे फोन सेलुलर नेटवर्क से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने इलीगल पैसा मूव करना है तो तुम ट्रैक नहीं हो करवाना चाहते अपनी कॉल्स को, तो तुम सैटेलाइट के थ्रू बाउंस करवाते हैं। बस ये 2 टाइप के लोग होते हैं जो ये चीजें यूज करते हैं। तो यही आपके काजीरंगा देखो, क्योंकि काजीरंगा एक नेशनल पार्क है, वहां पे हर जगह सिग्नल नहीं आते। आपके काजीरंगा के अंदर 1 हॉर्न राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए और जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन और बेटर करनी जरूरी है आपके वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की। इसलिए काजीरंगा के गार्ड्स को सैटेलाइट फोन दिए जा रहे हैं। एक चीज याद रखना, इंडिया के अंदर पब्लिक को सैटेलाइट फोन्स रखने अलाउड नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी इंडिया का कोई भी सिटीजन लीगली सैटेलाइट फोन नहीं रख सकता, ठीक है। ये या तो आपकी मिलिट्री के पास होते हैं या मतलब सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के पास है। क्लियर है? ये फोन के अंदर ही होते हैं, ये फोन ही अलग आते हैं, ये हमारे नॉर्मल फोन नहीं होते ये। अरे सिम नहीं होते ये, जो इनकी जो अच्छा वो इंटरनेशनल सैटेलाइट सिम्स हैं, ठीक है। हाँ, जो मर्चेंट नेवी वालों को जैसे सप्लाई होते हैं वो सिम है, ठीक है। वो इस चीज के हैं कि उसमें क्योंकि इंटरनेट भी चलते हैं, पर वो ट्रैकेबल होते हैं। ये जो चीज है ये ट्रैकेबल नहीं होते, ये मिलिट्री और आर्म्ड पर्सनल इन्हें दिए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो प्योर सैटेलाइट फोन होते हैं इन्हें ट्रैक करना उतना ही मुश्किल है। तो यहाँ पे हैंडसेट भी अलग होता है, ये अभी भी बहुत ही बल्कि फोन है ये, ठीक है। वो सिम वाले डिटेक्ट हो सकते हैं ना, वो इस कारण सिविलियन में जहां देते हैं वो सिम देते हैं। तो जैसे अगर आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पूछोगे, बिल्कुल जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं ना उनसे कभी तुम पूछोगे, वो एक्चुअली आपके, क्योंकि इतने दिन समुद्र में रहना होता है, वो सैटेलाइट सिम यूज करते हैं, पर वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए नेट ऑन करेंगे और बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें 5-5, 10-10 MB भी बहुत महंगा है। 10-15 MB अगर उन्होंने किसी को एक वीडियो भेज दी, 500-700 रुपए लगा चुके हैं, तो इस कारण बंद ही रखते हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। इंटरनेट हमें इसीलिए सस्ता पड़ा है क्योंकि पूरी दुनिया में केबल्स बिछी हुई है। अगर केबल्स ना होती तो कोई कनेक्ट नहीं कर पाता। मतलब सोचने में अजीब लगता है कि यहां से तुमने किसी भी कॉन्टिनेंट पे किसी को मैसेज किया, सेकंड्स में किस तरीके से कम्युनिकेशन ट्रैवल कर रही है। मतलब आज तक अगर नहीं पता था तो पहले यही बिलीव था ना कि यहां से सैटेलाइट पे गया, सैटेलाइट से वहां। सैटेलाइट से कुछ भी नहीं आता। हम एज अ सिविलियंस को, हमें सैटेलाइट से सिर्फ एक चीज आती है, वो है जीपीएस कनेक्शन, दैट्स इट। जो लोकेशन है, लोकेशन भी एक्चुअली पूरी तरह जीपीएस से नहीं आती। लोकेशन भी वो 2 चीजों से कैच करता है, आपके नियरेस्ट टावर्स कहां पे हैं और उसके बाद जीपीएस पोजिशनिंग का। तो वो जो प्रॉक्सिमिटी आती है ना कि इतने पास हो तुम, कहीं इतने मीटर्स के रेडियस में हो, वो इसी तरीके से आती है। आपके हमेशा लोकेशन डिवाइस कैसे देखी जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पे तुम हो, तुम्हारे आसपास हमेशा 3 जो नियरेस्ट टावर्स होंगे ना, ये तीनों टावर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन,
उसके बाद तुम किसके सबसे नियरेस्ट हो वो बताता है। ये डेटा फिर सैटेलाइट से, ये तुम्हारा फोन एक टाइम पे क्या कर रहा होता है, वो 3 जगह से सिग्नल पकड़ेगा, उससे अपनी लोकेशन बताएगा किसके सबसे नियरेस्ट है, उसके बाद 3 सैटेलाइट से कंफर्म करेगा। ये होती है अप्रोक्सीमेट डॉट लोकेशन के थ्रू, वो भी तब भी 3 मीटर के रेडियस में। तो ये विद इन सेकेंड्स तुम्हारे फोन कर जाते हैं, हम सिर्फ देखते हैं। तो किस लेवल तक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, फैसिलिटीज हैं सारी। तो ये तो आपके सैटेलाइट्स या जिन्हें सैटफोन्स कहते हैं वो इसी से काम करते हैं कि आपके एज अ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल्स भेजे जाते हैं। आपके अब एलॉन मस्क नाम तो सुना ही होगा, मैं उसके बारे में बता दूं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके सैटेलाइट इंटरनेट दिया जा सके पूरी दुनिया में। देखो सैटेलाइट फोन्स और इंटरनेट ये देने का क्या, क्यों, किन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तुम्हारे सैटेलाइट का जो इंटरनेट है ना वो वैसे भी कभी इतना तेज नहीं चलता होता, तुम्हारे ब्रॉडबैंड से वो हमेशा स्लो होता है, ठीक है। पर जो एरियाज है जहां पे टावर्स ही नहीं है वहां पे सैटेलाइट का सिग्नल पक्का आएगा, क्योंकि सैटेलाइट तो पूरी दुनिया में सिग्नल पहुंचा रही है। तो उन्होंने अभी एक कंपनी उनकी काम कर रही है, क्या है उस कंपनी का नाम, स्टारलिंक। स्टारलिंक एक कंपनी है, ये एलॉन मस्क की है, ये पूरी दुनिया में अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है इस टाइम, सारे अर्थ के चारों सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है ताकि एक टाइम पे सैटेलाइट इंटरनेट दिया जा सके। पर ये सैटेलाइट इंटरनेट अभी भी सस्ता नहीं होगा, ठीक है, ये अभी भी 5, 7, 10 हजार रुपए कॉस्ट करेगा इंडियन करेंसी में। तो हाँ हाँ, इसके साथ एस्तो एक और भी लॉन्च कर रहा है वन वेब करके, ये आपका वन वेब भी सैटेलाइट इंटरनेट होने वाला है, ये आपकी एयरटेल लॉन्च कर रही है। एयरटेल लगातार पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स छोड़ रही है और ये भी दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट देने वाले हैं। पर अभी के लिए टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, इस कारण ये प्रेफर्ड मीन नहीं है कॉमन उनके लिए, ये सिर्फ उनके लिए बनाया जा रहा है जहां पे इंटरनेट नहीं पहुंचता, जिनके पास टावर्स नहीं है या आने भी नहीं वाले, ठीक है। तो इंडिया के जैसे बहुत सारे माउंटेनियस इलाके हैं, जो पहाड़ों के इलाके हैं, वहां पे दूर दूर तक आज भी हाई स्पीड इंटरनेट नहीं पहुंचा हुआ, ठीक है। ज्यादातर जगह पे तो चलो जो कनेक्ट हो गए वहां तक तो है, पर आज कहीं जहां पे सड़कें ही नहीं है वहां पे टावर तो कहाँ होगा, तो वहां तक यही चीज है पहुंचाने की, ठीक है। इसी के साथ में आपकी दूसरी जो चीज है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपके असम में पड़ता है, ठीक है। 2/3 पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो की सिर्फ इसी नेशनल पार्क में, बाकी की भी इंडिया और भूटान इनके बीच में ही है। वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं, यानी कि इंडिया, भूटान और नेपाल इनके बीच बीच में पाए जाते हैं। उसमें से भी हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ही है, ये असम में काजीरंगा, इसके अलावा जो मानस और कुछ नेशनल पार्क असम के अंदर ही सारी पॉपुलेशन है इंडिया की, थोड़ी बहुत इधर उधर है पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन असम में है। एक जगह पे कंसंट्रेशन होने का नुकसान क्या है, एक्सटिंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर बीमारी फैली, कोई भी बीमारी फैली, वो इतनी जल्दी इन सब में फैल जाएगी कि सारा के, अगर नेशनल पार्क में कोई बीमारी फैल गई है, सारे जानवर मर रहे हैं, ऐसे तो ये सारे मर जाए। इसीलिए गवर्नमेंट की इस टाइम रीलोकेशन प्लान भी चल रहे हैं, इन्हें इस नेशनल पार्क से निकाल के हम और नेशनल पार्क्स में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे उतना इन्हें पॉपुलेशन को बचाने के चांसेस है। जैसे आपके जो लायंस है ना, एशियाटिक लायंस, सारे एशिया से खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक ही जगह है वो है गुजरात के गीर नेशनल पार्क में, उन्हें भी रीलोकेट किया जा रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ और नेशनल पार्क्स पे। क्योंकि ये चीज पहले हमें क्यों अचानक थ्रेट महसूस हुआ, क्योंकि एक बार गीर में बीमारी फैल गई थी और अचानक ही 20-25 लायन मर गए,
तब अचानक ये अलार्म बेल्स रिंगी कि ये तो बहुत बड़े स्केल पे भी हो सकता है। तो अब उन्हें स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफलो और स्वैम्प डियर जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। काजीरंगा एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसे मार्क किया है। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, ये एक एनजीओ है जो बर्ड्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करता है। ठीक है, ये पूरी दुनिया की बर्ड लिस्ट बना के रखता है, कौन सी बर्ड कहाँ पाई जाती है और वो कितनी खतरे में है, ऐसी सारी लिस्ट ये भी बनाता है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बचाने के लिए कुछ नहीं, बस ये अवेयरनेस के लिए काम करता है कि इस एरिया को बचाओ, क्योंकि अगर वो जंगल खत्म हो गया तो वहां पे वो जो बर्ड पाए जाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, या वो जो बर्ड वहां से ट्रैवल करते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स का क्या खासियत होती है कि माइग्रेटरी बर्ड्स हमेशा एक फिक्स पैटर्न पे ट्रैवल करते हैं। अगर तुम उनका वो लैंडस्केप चेंज कर दोगे ना ओवर द टाइम, वो गुम हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि कहाँ चले गए, और उसी के कारण माइग्रेटरी बर्ड्स मर जाते हैं। तो उनका लॉन्ग टर्म में पैटर्न समझ के ये देखना जरूरी होता है कि जहां पे वो आते हैं उस एरिया को प्रिजर्व करके रखा जा सके। जैसे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग बर्ड जो है अमूर फैल्कन, ये एक ईगल जैसी वैरायटी है। फैल्कन ईगल जैसे दिखते होते हैं, ईगल से थोड़े अलग होते हैं पर दिखने में ईगल जैसे होते हैं। ये अपनी जर्नी शुरू करता है रशिया के ऊपर के इलाके से, यहां से आएगा नीचे को, इंडिया में आएगा, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आता है, यहां से ये जाता है अफ्रीका और अफ्रीका से वापस। तो इसने ये पूरी जर्नी तय करनी है। तो यहां पे हमारे इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बहुत आते हैं। ठीक है, तो वहां के नेशनल पार्क जिनमें ये आते हैं उन्हें बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो खत्म हो गए अमूर फैल्कन अपना रास्ता भटक जाए और खत्म। तो इस कारण ये चीजें देखी जाती है। हमें कैसे पता चलता है कि इतना लंबा ट्रैवल करते हैं? ट्रैकर एक आधा पकड़ते हैं, उसके गले पे ट्रैकर बांध देते हैं और फिर देखते रहते हैं कहाँ उड़ रहे हैं। तो वो पूरा नक्शा बना देते हैं अपना, उससे नक्शे से हमें पता चल जाता है कि अच्छा इनका ट्रैवलिंग पैटर्न क्या। तो ट्रैकिंग डिवाइसेस आपके ज्यादातर जिन जानवरों के ऊपर, मतलब हमें वैसे भी लेट्स सपोज किसी टाइगर के ऊपर नजर रखनी है, टाइगर की या तो कोई नेक के आसपास चीज बांध देते हैं या उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जहां जहां जाएगा हमें पता चलता रहेगा। जैसे आपकी मेरीन लाइफ पढ़ने के लिए जो आपकी वेल्स हैं या डॉल्फिन्स हैं, अब अगर पता करना है कि ये किस पैटर्न से ट्रैवल करती हैं, कैसे ये रहती हैं, तो इनके अंदर सेंसर डाल दिए जाते हैं। तो ये जहां पे भी जाएंगी उस सेंसर में इनकी एक तो लोकेशन आती रहती है, दूसरा टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहे हैं वो पता चलता रहता है। तो हमें पता चलता है कितनी डेप्थ तक जा रहे हैं, कितने ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसी सारी चीज इनके गले में कई बार लिसनिंग डिवाइसेस में भी डाल देते हैं। ठीक है, उनके ऊपर बांध देते हैं, जैसे भी स्ट्रिप कर दिया। क्लियर है? तो अगला आपका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो रंजीत सागर रिजर्वायर, यहां पे आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसका मतलब सब कुछ यहाँ पे मिला है। पहले तो ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर क्रैश के साइट मिल गई है कि रंजीत सागर रिजर्वायर के बीचों बीच वो क्रैश हुआ है। तो इसके चलते हमारे लिए बहुत ही इंसेंसिटिव होके हमारे लिए करंट अफेयर है रंजीत सागर डैम। ठीक है, ये रंजीत सागर डैम को दूसरे नाम से थीन डैम भी कहते हैं। ये आपका रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीचों बीच पड़ता है, दो स्टेट्स इसे शेयर करती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो ये जो आपका पठानकोट वो वाला इलाका है उस साइड को ये पड़ता है। ठीक है, तो
इसका 60% जो रिजर्वायर का पोर्शन है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और 40% पंजाब में पड़ता है। रिजर्वायर क्या होता है कि बेसिकली आपका पानी कलेक्ट हो रहा है, नदी के ऊपर बैरेज बना दिया है ना, पीछे पानी कलेक्ट हो रहा है, यानी कि इसका 60% जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है और 40% इसका पंजाब में हो रहा है। ठीक है, बना तो रावी रिवर के ऊपर ही है, आगे भी रावी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर है। लास्ट चीज है डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार अपनी, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनियां पूरी तरह बेच देना। ठीक है, तो सरकार कुछ अपनी कंपनियां पूरी तरह बेच देना चाहती है जिनके अंदर सरकार के बहुत ही छोटे छोटे शेयर्स रह गए हैं। ठीक है, रेजिडुअल बच्चे कुछ थोड़े बहुत शेयर रह गए हैं, जैसे कि पैरादीप फॉस्फेट, हिंदुस्तान जिंक एंड बाल्को, ऐसी जो कंपनीज हैं, ये सारी चीजों के ऊपर सरकार अपनी सारे शेयर्स बेचना चाहती है। देखो, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है वैसे अपने आप में ये 3 तरीके की होती है। यहाँ पे जो है ये फाइनल वाली है। एक होता है माइनॉरिटी स्टेक, माइनॉरिटी सेल लगा लो। माइनॉरिटी सेल का मतलब क्या है, जब तुम लेस देन और इक्वल टू 49% बेचते, जब मतलब 100% कंपनी ओन करती है ना सरकार, उसका 49 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 49% कंपनी बेचते। तो इससे क्या है, मेजॉरिटी स्टेक तो सरकार के पास ही है, 51% तो भी सरकार के पास ही है। तो सरकार जिसके पास मेजॉरिटी स्टेक होता है ना, वो अपने मुताबिक उस कंपनी को चलाता है। तो यानी कि सरकार उस कंपनी को चलाएगी, पर वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक तरह से कह रहे हैं कि आप शेयर्स खरीद के पैसे लगा दो, पैसे से ये कंपनी दोबारा प्रॉफिट में आ जाएगी, और फिर प्रॉफिट जितने भी आपने शेयर्स खरीदे हैं उसके बदले आपको हर साल उसके डिविडेंड रिटर्न्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो ये होती है माइनॉरिटी सेल। इसके बाद आता है जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक सेल, जब मोर देन और इक्वल टू 51%। अब देखो, यहां पे सरकार मेजॉरिटी की स्टेक्स बेच देती है। ठीक है, 51% मेजॉरिटी होगी ना, तो यानी कि 51% से लेट्स सपोज 56% शेयर बेच दिए सरकार ने अपने। तो 56% जब शेयर बेच दिए, सरकार के पास अब मेजॉरिटी नहीं रही, अब सरकार बन जाती है इन्वेस्टर, और जो मैनेजमेंट है वो चली जाती है प्राइवेट सेक्टर के पास। तो अब सरकार ये कहती है कि तुम चलाओ इस कंपनी को, जो प्रॉफिट आएगा उसका जितना हमारा शेयर है उतने पैसे हमें दे देना हर साल। तो ये दूसरा जिक्र। तीसरा होता है जहां पे है कंप्लीट सेल ऑफ, सारे के सारे 100% शेयर बेच देना। जैसे आपकी इस टाइम एयर इंडिया सेल पे रखी हुई है, तो एयर इंडिया सारी की सारी बेचने के लिए रखी है कि सारी खरीद लो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ओ ये होता है कंप्लीट सेल ऑफ, कोई शेयर नहीं चाहिए, सारी खरीद लो, कंपनी भी तुम्हारी, मैनेजमेंट भी तुम्हारी, प्रॉफिट भी तुम्हारे। वो फिर बस पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, सरकारी से प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सरकार लगातार अपनी कंपनियां बेची जा रही है और सारे स्टेक्स खत्म करती जा रही है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों है? अगर इस तरीके से सोचें, सरकार, कभी क्वेश्चन ही आ जाए, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती ही क्यों है? क्या मिल रहा है सरकार को? किस चीज का? प्रॉफिट का? बिल्कुल, एक तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट में हो चाहे ना हो, अगर नहीं है प्रॉफिट में फिर तो फाइनेंशियल बर्डन भी आ गया, क्योंकि घाटा भी तो सरकार को ही उठाना पड़ेगा। पर अगर प्रॉफिट में है भी, तब भी सारा स्टाफ मैनेज करना, उसकी वर्किंग मैनेज करना एक तरह से बर्डन है सरकार के ऊपर, और आपने, हाँ वही एक्सपेंडिचर के बर्डन बन गया। अगर लॉस में है तो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और पैसा रेज करने के लिए जब कंपनी बेचेंगे, सरकार के पास पैसा आएगा,
वो पैसा सरकार अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, जो घाटा है, उसे दूर करने के लिए यूज कर सकती है। बिल्कुल साहिबा, वही सेम पॉइंट। ठीक है, और देखो इंडिया मूव कर रहा है कैपिटलिज्म की तरफ। कैपिटलिज्म में माना जाता है कि सरकार का कभी काम ही, एक्चुअली सरकार जब कंपनी अपनी खोलती है ना, सरकार एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रिंसिपल वायलेट करती है, वो है कि कंपटीशन का। जब सरकार ही कंपटीशन में है और सरकार ही, यानी कि मतलब तुम ही गेम खेल रहे हो और तुम ही रेफरी हो, ठीक है, तो तुम तो कभी अपने आप को कहोगे ही नहीं कि तुमने कभी फाउल किया है, ठीक है, या तुम्हारी कभी कोई गलती है, बल्कि तुम कहोगे कि मैं, मतलब लेट्स सपोज तुम्हारा पॉइंट भी मेरा पॉइंट है, अगर मैं रेफरी हूं, तुमने भी पॉइंट स्कोर किया, मैं कहूंगा मेरा पॉइंट हुआ है। हाँ, जहां खड़े हुए वही फिनिश लाइन भी है। तो ये अनफेयर है कि तुम ही रेगुलेटर हो और तुम ही बिजनेस में भी हो। तो सरकार का जो ओरिजिनल काम माना जाता है वो ये है कि सरकार रेगुलेटर का काम करे इंस्टेड की बिजनेस का। तो इसीलिए सरकार की यही, मतलब जो सरकार अपने विजन डॉक्यूमेंट निकालती है उनमें ये सारी लाइनें लिखती है। इसीलिए सरकार अब लॉन्ग टर्म में रेगुलेटर बनना चाहती है कि प्राइवेट में कंपटीशन क्रिएट हो और वो रेगुलेट करे, ठीक है, और यहां पे प्योर सरकार, मतलब बिजनेस अलग हो, सरकार अलग हो जाए। क्लियर है? ये है डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ जी। नहीं, बाकी तो सरकार की तरफ से हाँ, मतलब कंप्लीट सेल ऑफ नहीं हो सकता, वो रेजिडुअल सेल ऑफ कर देंगे। जो अभी हो रहा है, जैसे ये रेजिडुअल स्टेक जो है कि सरकार के जो बचे कुछ शेयर्स हैं इन कंपनीज में, सरकार वो बस बेच देगी, ठीक है। कंप्लीट सेल ऑफ का मतलब है कि आज कंपनी सरकार की है, पूरी की पूरी दे देना, हाँ वो नहीं होगा ऑब्वियसली, वो बस रेजिडुअल। तो सरकार कई बार ये भी करती है कि पहले कुछ 20% शेयर बेच दिए, कुछ सालों बाद और 10% शेयर बेच दिए, कुछ सालों बाद और 10% बेच दिए, धीरे धीरे करके डिसइन्वेस्टमेंट करना। कई कंपनी जो बहुत बुरी तरह घाटा खा रही है और सरकार से नहीं चल रही, प्रॉफिट में हो सकती है पर सरकार को नहीं पता कैसे करना है प्रॉफिट में, उन्हें वो कंप्लीट सेल ऑफ पे डाल देती है कि ले लो बस इसे, तो ठीक है। यहां जो बहुत ही प्रॉफिट में है और सरकार को पता है कि इसे बेच देंगे तो बहुत पैसा आएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये इंडियन ऑयल जैसी जो कंपनीज हैं ये भी, हाँ हाँ बिल्कुल, इन जैसों को भी सेल पे डाला सरकार ने, ये बहुत प्रॉफिट कमाती हैं। तो लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज किया कि जो सरकार को प्रॉफिट कमा के दे रही है, सरकार उन्हें क्यों बेचने पे लगी हुई है, एक्चुअली सरकार की कमाई है ना। तो ये नेगेटिव, इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जहां पे प्रॉफिट हो रहा है सरकार वहां क्यों बेच रही है। लॉस, जैसे एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया हजारों करोड़ों के लॉस में है, वो तो सरकार के ऊपर बर्डन है, सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है इसके साथ किया क्या जाए, सरकार को चलानी ही नहीं आ रही। क्योंकि हुआ क्या था, अब कुछ मिनिस्टर्स को क्या लगा, एयर इंडिया की प्रॉफिट में थी जब 2000 शुरू हुए ना, एयर इंडिया प्रॉफिट एयरलाइन थी। आपके कुछ मिनिस्टर्स को, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम, उन्हें लगा कि एयर इंडिया को 250 प्लेन और चाहिए, ठीक है। बोइंग को बोला 250 प्लेन्स इतनी कॉस्ट पे सप्लाई कर दो। एयर इंडिया के पास प्लेन आ गए, एयर इंडिया को बोला ये इतने पैसे हुए हैं चुका देना, ठीक है, नहीं है तो अभी सरकार से ले लो, सरकार को दे देना। तो अब वो कर्जा एयर इंडिया के ऊपर, 250 प्लेन, वो करें क्या उन प्लेन्स का, फ्लाइट्स तो है नहीं इतनी, तो बस वो बर्डन है। वो जो एक बार प्लेन्स ऐसे जबरदस्ती बेचे एयर इंडिया को, ठीक है, फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम, ठीक है, क्यों खरीदे गए, ऐसी क्या मजबूरी थी, डिमांड थी भी या नहीं थी, वो भी 250, कितना किसका कट था, ठीक है। तो उसके कारण एयर इंडिया प्रॉफिट से लॉस में गई, और लॉस में हर साल, क्योंकि अब 250 का करे क्या, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ा है, लोन की रिकवरी अलग है,
तो इतना पैसा देते देते बेचारी एयर इंडिया की बस हुई पड़ी है। वो तो अब टाटा ही है जो दोबारा खरीदेंगे इसे। टाटा से शुरू हुई थी, टाटा में ही वापस जाएगी। ठीक है, एयर इंडिया की हो रही है असली घर वापसी। तो जहां से आए थे वहीं वापस आएंगे। सरकार ने उन्हीं से छीनी थी, ओरिजिनली वो टाटा एयरलाइंस थी, एयर इंडिया। एक दिन सरकार आई टाटा के ऑफिस में, कहते हमारी है एयरलाइंस। उसे कहते हैं नेशनलाइज कर देना चीजों। किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जाके सरकार बस एक एक्ट पास करेगी और कहेगी ये बिजनेस हमारा हुआ, ये रही इसकी कंपनसेशन, बस खुश रहो इसमें। ठीक है, तो आपके इंदिरा गांधी और उस टाइम से पहले ये नेशनलाइजेशन बहुत हुई है। हर प्राइवेट कंपनी को उठा के नेशनलाइज 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 करते ही गए। बाद में वो सारी लॉस में, प्रॉफिट कमाती हुई कंपनियां लॉस में करती। ठीक है, मतलब चलो एयर इंडिया तो बहुत टाइम प्रॉफिट में रही, फिर किस तरीके से वो भी लॉस में कर दी। ठीक है, तो ऐसे ही बाकियों के साथ भी यही किया, और बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर को बेच दी कि रख तुम ही रख लो। अब एयर इंडिया भी वापस वही, सबसे बड़े उसका जो उसे खरीदने के लिए तैयार है वो टाटा ही है, तो टाटा में जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।